Are you still confused about which biology chapter to start with for NEET? Stop studying blindly. In this video, I'll be sharing with you a smart and strategical approach to crack NEET biology with confidence. Hello and welcome to the BioBeat by Henny, your one-stop solution to crack NEET biology with confidence. I am Henny, your biology mentor, and if you are preparing for NEET, you are in the right place. So do not forget to subscribe and hit the bell icon to never miss any update. So now, in this video, I'll be sharing with you a strategical manner in order to understand the NEET biology syllabus very easily and clearly. NCERT सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है. NCERT का ऑर्डर थोड़ा वियर्ड है. अगर हम उसको स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजिकल मैनर में अप्रोच करेंगे तो हमारे लिए नीट बायोलॉजी को क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू अ स्ट्रैटेजिक मैनर. और जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उस ऑर्डर में अगर आप पढ़ते हो तो आप दोनों ही NCERT क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों NCERT के डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे. तो देखते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर बनाया है. सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू कवर द फंडामेंटल चैप्टर्स. अब ये फंडामेंटल चैप्टर्स कौन से हैं? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू कवर द फंडामेंटल चैप्टर्स. ये फंडामेंटल चैप्टर्स कौन से हैं मैम? फंडामेंटल चैप्टर्स जो आपके क्लास 11th की NCERT में है, जो कि आपका बैकबोन, बायोलॉजी का बैकबोन बनाते हैं. दीज आर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड टिश्यू. ये 4 चैप्टर कवर करने से आपकी बायोलॉजी का बेस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड टिश्यू वाला चैप्टर. ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल चैप्टर्स जो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कवर कर लेने चाहिए. रीज़न बीइंग, जब आप सेल पढ़ते हो, यू नो आपने 9th 10th में पढ़ा ही होगा कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? उतना बेसिक से जब आप सेल को पढ़ोगे तो आपकी पूरी बायोलॉजी का बैकबोन है. आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, आप एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. तो जब तक आप सेल नहीं समझोगे, आप किसी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी या फिर उसकी एनाटॉमी कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले आप कवर करोगे सेल. उसके बाद अब ये सेल भी किससे बना है? सी, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हमको पता है कि एटम जो होता है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट? तो हम लोग एटम को तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एटम भी तो किसी चीज़ से बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, है ना? पर हम ऐसे तो नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट है मॉलिक्यूल की. नहीं, मॉलिक्यूल की बेसिक यूनिट एटम है, लेकिन एटम भी तो किसी से बना है, वैसे ही सेल भी किसी से बना है. उसको समझने के लिए वी हैव द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सेल के अंदर क्या क्या कंटेंट है. सेल के अंदर जैसे आपके पास प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, ये सारे जो हैं ये कैसे बने हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे जब आप समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बायोमोलिक्यूल्स एज वेल. जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेते हो उसके बाद हमको आता है कि चलो सेल पढ़ लिया, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए. अभी सेल जब हमने पढ़ ही लिया है तो सेल डिवाइड कैसे करता है, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, है ना? तो उसके लिए वी हैव द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. अब सिर्फ ये इधर तक ही सीमित नहीं है ना? सेल साइकिल सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सेल पढ़ रहे हो तो सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं, फिर ख़त्म कहानी. नहीं, सेल साइकिल जो है ये आपके फर्दर चैप्टर्स में भी हेल्पफुल होगा, जैसे कि क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें गैमीटोजेनेसिस समझने के लिए भी आपको सेल साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए.
It's important, right? So after completing cell, biomolecules, cell cycle, we will jump on to the chapter tissue. क्यों? क्योंकि सेल जो है वो मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं. अब जब आप टिश्यूज़ पढ़ लोगे, टिश्यू विल गिव राइज टू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो जब आप टिश्यू पढ़ लोगे उसके बाद ही आप जंप कर सकते हो किसी भी फिजियोलॉजी पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये चैप्टर जो टिश्यू है वो पर्टिकुलरली डील कर रहा है एनिमल टिश्यूज से, है ना. तो जब आप ये टिश्यू पढ़ लोगे, टिश्यू विल गिव राइज टू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड इन टर्न एंड अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विल अराइज. ओके, तो जब हम टिश्यू पढ़ लेंगे उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे हाई वेटेज यूनिट पे, जो कि है हाई वेटेज एंड इंटरकनेक्टेड यूनिट, जो कि है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी. स्टूडेंट्स जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम अ डॉक्टर. दे एन्जॉय स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, तो आफ्टर स्टडिंग सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड टिश्यू, you will directly jump on to the human physiology which will enhance your interest in biology. Okay, and interest is very important in studying because एक बार आपका इंटरेस्ट चला गया तो वो वापस से गाड़ी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So we will start with human physiology. Human physiology के अंदर हमारे पास क्लास 11th में 6 चैप्टर्स हैं. I want you to study all those chapters in a particular sequence only, the sequence that is given in NCERT. Don't jump here and there कि चलो अभी मैंने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब जल्दी से एक्सक्रीशन पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे सर्कुलेशन अभी नहीं पढ़ना, मुझे अभी एक्सक्रीशन जानना है. या फिर रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद अच्छा रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया, अब जल्दी से चलो न्यूरल पढ़ लेते हैं. ऐसे मत करो. लाइन में सीक्वेंस जो NCERT में सीक्वेंस दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो परफेक्ट है, आपको उसी को फॉलो करना है. इससे क्या होगा ना, सारे डॉट्स भी कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्टेड हैं चैप्टर्स, तो आपको मज़ा भी आएगी पढ़ने की और इजीली सब याद रह जाएगा. ओके, इट वुड बी इजी टू मेमोराइज. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th के आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, प्लस आप इसी में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों चैप्टर्स इसी में कवर कर लोगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 and 4. वाई? बिकॉज अभी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं. इतनी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ ली तो चलो एक और चैप्टर की ये ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं. साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस आता है, जो कि आपको सेल साइकिल समझने के बाद बहुत इजी रहेगा. तो अभी अभी हमने सेल साइकिल कंप्लीट करा होगा, सेल साइकिल की नॉलेज भी अच्छी होगी, तो हम तुरंत से ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर लेंगे. आफ्टर दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी, वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे कि आप डॉट्स आसानी से कनेक्ट कर पाओगे. आपको गैमेटोजेनेसिस समझने में बहुत ही ईजी रहेगा आफ्टर स्टडिंग सेल साइकिल. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे होगा कि चलो ह्यूमन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी पढ़ लें. सो यू विल स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड then reproductive health as well after completing these 6 chapters. So you will complete 2 more chapters from class 12th. So let's see how many chapters we would have covered after studying this much. See, we have 4 chapters in phase 1 and 8 chapters in phase 2. So we have in total completed 12 chapters till now. Okay, then we will start with genetics. After completing human physiology, we will start with genetics. The genetics unit includes 2 chapters. One is Mendelian genetics and the another one is molecular basis of inheritance. Now see, Mendelian genetics और molecular basis of inheritance, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ईजी हैं. एक बार आपको अच्छे से टाइम दे के समझना पड़ेगा. Once you give the proper amount of time these chapters need in understanding, then you will be crystal clear with the chapter. Trust me, once you have completed the entire chapter
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स. मेंडेलियन जेनेटिक्स वैसे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ईजी लगता है. थोड़े बहुत ऐसे जब पेडिग्री चार्ट और वो सब थोड़े सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसको छोड़ के जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगता है और इसमें जनरली डाउट भी नहीं होता स्टूडेंट्स को, आई एज्यूम. जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करती हूँ, स्टूडेंट्स जनरली हेट दिस चैप्टर. रीज़न बीइंग बहुत सारा है इसमें लर्न करने को, बहुत सारा, और इसमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी पोजीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्या है समझ नहीं आता. डोंट वरी, बहुत इजी वे में जब मैं इसको समझाऊंगी आपको पूरा मक्खन की तरह हो जाएगा चैप्टर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. फर्स्ट आई वांट यू कि चलो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और से भी पढ़ रहे हो, पर जब जेनेटिक्स पढ़ो ना तब उसको प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दो उसको समझने के लिए, क्योंकि यही चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से समझ लिया, अच्छे से टाइम दे के समझ लिया, जब रिवीजन करोगे तो सबसे जल्दी रिवाइज यही चैप्टर्स होंगे. ओके, सो इसको अच्छे से टाइम दे के समझो. जेनेटिक्स में आपके पास आ जाते हैं 2 चैप्टर्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब हम कब से ह्यूमन ही पढ़ रहे हैं, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट बायोलॉजी. ठीक है, यहाँ तक पूरा ह्यूमन का कंप्लीट कर लिया हमने. फंडामेंटल चैप्टर्स जो है ये ह्यूमन और प्लांट दोनों में ही हेल्पफुल रहेंगे. सेल साइकिल है, सेल है, ये सारी नॉलेज आपको प्लांट में भी रहेगी एज वेल एज ह्यूमन में भी चाहिएगी. ठीक है, तो हमने सबसे पहले फंडामेंटल चैप्टर्स कर लिए जो कि पूरी बायोलॉजी की बैकबोन है, पूरा ढांचा बनाते हैं बायोलॉजी का, वो ये 4 चैप्टर्स हैं. फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी कर ली. ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ हमने रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कर लिया. उसके बाद हमने जेनेटिक्स कर लिया. अब इतनी देर से हम लोग ह्यूमंस के पीछे पड़े हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट बायोलॉजी नाउ. तो प्लांट बायोलॉजी में जनरली स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, पर ऐसे नहीं करना. देखो, सबका ना एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर होता है पढ़ने का. ओके, एंड सी आई फील कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, फिर उसकी फिजियोलॉजी पे जंप करो और फिर उसके रिप्रोडक्शन पे जंप करो. हमने इसमें भी क्या किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने टिश्यू पढ़ लिया, राइट, सेल पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया. उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी पे आए और फिजियोलॉजी के बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में आए. दो ह्यूमंस में हमारे पास मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अभी तक नहीं है इसमें नीट के सिलेबस में, पर प्लांट्स में है. प्लांट बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों है, तो हम लोग उसको क्यों छोड़े, स्टेप बाय स्टेप चलो ना. जैसे कि सबसे पहले मॉर्फोलॉजी कवर कर लो, फिर एनाटॉमी कवर करो, फिर फिजियोलॉजी और फिर रिप्रोडक्शन. यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी नहीं था ह्यूमंस के केस में, तो हमने डायरेक्टली फिजियोलॉजी कंप्लीट किया और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पे आए. ठीक है, पर इसमें प्लांट बायोलॉजी में यू विल स्टार्ट फर्स्ट विथ मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी एंड देन रिप्रोडक्शन. अब ये जो रिप्रोडक्शन है क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, उसमें रिप्रोडक्शन में सिर्फ वही चैप्टर आप नहीं कवर करोगे प्लांट बायोलॉजी में, उसके साथ साथ आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी कवर कर लोगे. ओके, तो प्लांट बायोलॉजी जब आप करोगे तो मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी और उसके बाद रिप्रोडक्शन. एंड इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो यू विल कवर फर्स्ट reproduction in organism and then reproduction in angiosperms, sexual reproduction in angiosperms. यहाँ तक आपका प्लांट का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एनिमल्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. मैं ऐसे नहीं कह रही कि कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है, पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. जो एक बेस होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें आप पढ़ रहे हो, जिससे आपको याद रहेगा ईजी वे में, वो आपका सीक्वेंस यहाँ पर प्लांट तक का कंप्लीट हो गया. Once you cover these 4 phases of biology, I call it phase. So once you cover these 4 phases of biology, you will start with biotechnology. The unit biotechnology
Biotechnology has two chapters. One is principles and processes, and the another one is applications. So you will start with biotechnology. After completing the 4 phases of biology, you will start with biotechnology, and it's a very simple unit. Trust me, it's very simple unit. दो क्वेश्चंस है ना डायरेक्टली आते हैं उसमें से, तो बहुत इजी हो जाता है. पर हाँ, एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कर लेना. एप्लीकेशंस में एग्जाम्पल हैं तो वो अच्छे से लर्न कर लेना. और प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर अच्छे से समझने का है. उसको जब आप अच्छे से समझोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. साथ ही साथ छोटे चैप्टर्स हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो जल्दी हो जाएंगे. मैंने रखे ही ऐसे हैं. सबसे पहले फंडामेंटल चैप्टर्स जो हैं बहुत हैवी नहीं है, ईजी है. उसके बाद मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी रखा, हाई वेटेज. ओके. उसके बाद जेनेटिक्स रखा, हाई वेटेज है पर इजी है. साथ ही साथ स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स करने में मज़ा भी आता है. हाँ, मैं मॉलिक्यूलर की बात नहीं कर रही, मेंडेलियन की बात कर रही हूँ. मेंडेलियन करने में स्टूडेंट्स को मज़ा आता है. मॉलिक्यूलर में कई बार स्टूडेंट्स को मौत आती है. इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी. जेनेटिक्स के बाद प्लांट बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ सिंपल. once you know study with full focus and you find that best notes and best lectures regarding these chapters, you will be able to crack NEET with full confidence, and there will be no need to panic in these chapters. These are very simple chapters, trust me. साथ ही साथ प्लांट बायोलॉजी समझने में स्टूडेंट्स को इसीलिए भी कंटाला आता है क्योंकि प्लांट्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते. पर नीट में जूलॉजी और बॉटनी दोनों का इक्वल वेटेज है ना. तो जब आप सिर्फ जूलॉजी करके जाओगे तो बॉटनी में तो कुछ मार्क्स इतने अच्छे आएंगे नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट सीट तो गई हाथ से, है ना. तो हमको दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है. अब पढ़ना तो दोनों वे में, हंसते हुए भी और उदास होके भी. तो एक बार हंस के अच्छे से लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मैं भी पहले जब मैं पढ़ती थी तो प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे भी मौत आती थी. बट ट्रस्ट मी, व्हेन आई फॉलोड दिस सीक्वेंस, आई स्टार्टेड गेनिंग इंटरेस्ट in these chapters, you know. So you need to follow a particular strategy to study biology. ओके. और प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ईजी है, हो जाएगा. उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी करा. बायोटेक्नोलॉजी सबसे ईजी यूनिट मैं कंसिडर करती हूँ. बहुत ईजी है, हाई स्कोरिंग यूनिट है. एकदम माइंड जब ऐसे रिलैक्स करना हो, रिफ़्रेश करना हो, तब ये यूनिट करनी चाहिए. तो जब प्लांट बायोलॉजी जो जनरली स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो जब आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद थोड़ा माइंड को रिलैक्स करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद वापस से आया एक ख़राब सा यूनिट जिसको स्टूडेंट्स बोलते हैं डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में आपके पास आ गए 4 चैप्टर्स: लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. लिविंग वर्ल्ड तो खैर हम इतना वो लोड नहीं लेते, उसमें से आके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, प्लस बहुत इजी होता है. लिविंग वर्ल्ड जनरली स्टूडेंट्स बहुत ही इजी लगता है उनको और जनरली उसको स्किप करके जाते हैं, पर हमको स्किप नहीं करना. हमारे लिए 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द डाइवर्सिटी यूनिट, जिसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं. ये चारों चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिसमें आपको बहुत सारा रट्टा मारने का होगा. तो इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है कि जब आप इतना पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर ले रहे हो, उसके बाद रट्टे वाले चैप्टर्स जिसमें आपको सिर्फ रट्टा मारना और एंड टाइम तक उसको रिवाइज करते जाना है ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है. जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आते हैं. जैसे प्लांट किंगडम में तो कॉन्सेप्ट आता ही है, जब आप उसमें देखोगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है एंड ऑल, तो उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी लगते हैं.
पर ऐसा नहीं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत, है ना, फैक्ट्स हैं तो हैं, आपको वो लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें डाइवर्सिटी में चैप्टर ले लो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे हो गया, तो उसमें अब फैक्ट है तो है, आपको लर्न करना पड़ेगा कि रेडियल सिमेट्री क्यों है, उसका शेप ऐसा है, इसकी वजह से रेडियल सिमेट्री है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि ये बहुत सारा क्रैमिंग वाले चैप्टर्स हैं, है ना, तो उसको लास्ट में रखा है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आई हैव केप्ट दीज चैप्टर्स, that is evolution and ecology. जनरली इवोल्यूशन समझने में स्टूडेंट्स को बहुत कंटाला आता है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, स्टूडेंट्स को हार्ड नहीं लगता पर उनको कंटाला आता है। क्यों? क्योंकि NCERT में इस चैप्टर की, इवोल्यूशन चैप्टर की सीक्वेंस बहुत ख़राब दे रखी है। तो मैंने क्या किया है, इवोल्यूशन को पूरी एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर आप स्टोरी जनरली देखो ना, आप अगर कभी भी स्टोरी सुनते हो तो आपको कितना अच्छे से याद रह जाता है, तो वैसे ही आई हैव कन्वर्टेड दिस एंटायर चैप्टर इन अ स्टोरी सो दैट स्टूडेंट्स गेट एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड, दे वॉन्ट टू नो कि अच्छा आगे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, है ना। तो आई हैव कन्वर्टेड दिस चैप्टर इनटू अ स्टोरी that will help you memorize things very easily, okay। and lastly मैंने इकोलॉजी रखा है, क्योंकि इकोलॉजी में भी लर्न करने का बहुत सारा है। तो मैंने डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें लर्न करने का बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स हैं, लर्न करो आप, ठीक है। या सो दिस इज़ the strategy that I have made for NEET Biology 2026-2027 students. Also, the videos are coming very soon on this channel, so do not forget to subscribe and hit the bell icon to never miss any update. And yeah, comment down below if you have any particular topic you want me to start with first. Yeah, till then, bye and see you in the next video.